बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फेडरलिज्म। तो पॉलिटी का चैप्टर है फेडरलिज्म, पढ़ेंगे इसको और जल्दी जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा चेंज आया है शेड्यूल में। अभी जो मेरी क्लासेस है ना वो हफ्ते में 3 दिन आएंगी, तो मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को सोशल साइंस पढ़ाने आऊंगी। ठीक है, तो हफ्ते में 3 दिन अब हम सोशल साइंस पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो कंटेंट, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमेशा हम कंटेंट्स देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भाई इस चैप्टर में है क्या क्या, पता होगा कि चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं, तो उस हिसाब से अपना ओवरव्यू बना सकते हैं ना कि अच्छा इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, हमको इतना कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म, कि भाई फेडरलिज्म क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे गुणों के बारे में, फेडरलिज्म के फीचर्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स, क्या नुकसान है फेडरल गवर्नमेंट के। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के प्रकार। फिर हम पढ़ेंगे फेडरेशन के प्रकार। फिर पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप। कमिंग टुगेदर टाइप और होल्डिंग टुगेदर टाइप वाले जो फेडरेशन है इनके बीच का हम डिफरेंस पढ़ेंगे। फिर व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम इंडिया को फेडरल कंट्री कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पावर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में, वो पढ़ेंगे। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे पावर शेयर होती है ये पढ़ेंगे। फिर रोल ऑफ जुडिशरी इन अ फेडरल सिस्टम, एक फेडरल गवर्नमेंट में, एक फेडरल सिस्टम में जुडिशरी का क्या रोल होता है ये पढ़ेंगे। हाउ डस इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म, ये पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे हम इंडिया में। ओके, रीजंस फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, क्या रीजंस है डिसेंट्रलाइजेशन के, ये पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसमें, क्या ना, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, बट ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाई तोप है चैप्टर, नहीं, छोटा सा ऐसे निकाल लेंगे, हो जाएगा चैप्टर, टेंशन नहीं लेना है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक तक। तो वी आर गोना कवर दीज टॉपिक्स टुडे। What makes the distribution of powers between the center and the states in the Indian Constitution। बाकी के टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। What is federalism? फेडरलिज्म से आप क्या समझते हैं, देखते हैं। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन a central authority and various constituent units of the country। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो पावर है वो डिवाइडेड होती है। पावर किसी एक के उसमें हाथ में नहीं होती है, पावर जो है डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, पावर इज डिवाइडेड। पावर डिवाइडेड है, एक सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत उसके यूनिट्स, कंट्री के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में पावर डिवाइडेड है। सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और उसकी डिफरेंट यूनिट्स के बीच में पावर जो है वो डिवाइडेड है। क्या है, पावर जो है वो डिवाइडेड है। ओके, आगे पढ़ेंगे। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के की फीचर्स क्या है। जैसे अगर ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी सरकार है जिसमें पावर का डिवीजन है, ओके, उसकी सेंट्रल अथॉरिटी और उसके यूनिट्स के बीच में, तो दैट इज फेडरल गवर्नमेंट। ओके, तो उसके फीचर्स क्या है हम ये देखेंगे। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बेटा यहाँ 2 है ना, दिस इज 2। यहाँ पे क्या देखने मिलता है, फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, और ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन्स को गवर्न करती हैं। मतलब टायर 1 भी सेम सिटीजन को गवर्न कर रहा है, टायर 2 भी और टायर 3 भी। तो डिफरेंट टायर्स क्या देखने को मिल रहा है हमको, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, एक ही सिटीजन को डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न
करती हैं। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ज्यूरिसडिक्शंस होंगे इन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो ज्यूरिसडिक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस में स्पेसिफिक लिखे हुए हैं, स्पेसिफाइड हैं। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन पॉसिबली बी चेंज्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और अगर हमें इस सेंटेंस से क्या देखने को मिलता है, अगर हमें कोई भी चेंज लाना है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ भी अमेंडमेंट करना है या कुछ भी, क्या द फंडामेंटल प्रोविजंस, जो फंडामेंटल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेस है, जो फंडामेंटल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कैसे चेंज कर सकते हैं हम? जब हम दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट से कंसल्ट करेंगे, जब दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट साथ में एक डिसीजन बनाएंगी, दोनों मंजूर होंगी, तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजन को, उसके फंडामेंटल को, उसके बेसिक को हम तभी चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डीमेरिट्स। अब भैया हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स क्या है, फेडरल गवर्नमेंट के डीमेरिट्स क्या है भैया, देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी मोर पावर। अब यहां पे ना बेटा हमने देखा ना, जो फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, मतलब यहां पे बेसिकली ये होता है फेडरल में, अगर हम देखें तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर है वो डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना बेटा, वो ज्यादा पावरफुल होती है। क्या होती है? वो ज्यादा पावरफुल होती है। तो ये डीमेरिट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर आ जाती है। ओनली द सेंटर शुड गेट द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ सेंटर के पास राइट होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। पार्लियामेंट टू हैव मोर राइट्स। अब पार्लियामेंट के पास ज्यादा राइट्स हैं। एक्सेस ऑफ मॉनेटरी राइट्स विद द सेंटर। सेंटर के पास जो मॉनेटरी राइट्स हैं वो ज्यादा है। अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स में, स्टेट गवर्नमेंट के काम में कभी कभी ज्यादा दखल अंदाजी दे देती है, ज्यादा इंटरफेयर करने लगती है। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले लोग जो होते हैं ना, वो चिढ़ जाते हैं कि यार क्यों बार बार आप बीच में आ रहे हो, मत करो ना, आप अपनी सरकार चलाओ, हमें अपनी सरकार चलाने दो। तो ऐसे जो है इंटरफेरेंस है जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी करती रहती है। तो इन सारे पॉइंट से हमें एक चीज पता चलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है इन व्हेन वी कंपेयर विद स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट is more powerful than state government, and this is the biggest demerit of the federal government. Types of government. अब हम देखेंगे गवर्नमेंट के प्रकार, टाइप्स देखेंगे गवर्नमेंट के। तो यहाँ हम दो टाइप देख रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम इनके डिफरेंसेस के बेसिस पे देखेंगे, डिफरेंसेस को देख के हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा लेवल्स होती हैं गवर्नमेंट में। क्या लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये वाला बेटा पॉइंट ये है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। तो ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक लेवल गवर्नमेंट का होता है, ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है, मतलब सिर्फ एक लेवल होता है, और अगर सबऑर्डिनेट, अगर कोई अदर यूनिट्स होती भी हैं तो वो उसके सबऑर्डिनेट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट उसके नीचे आती हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ठीक है। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। यूनिटरी में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ऑलमोस्ट पूरी पावर सेंट्रल के ही हाथ में होती है, और उसके जो नीचे यूनिट्स होती है उसके सबऑर्डिनेट होती है, उससे चिपकी होती है, ठीक है भैया तुम चल रहे हो तो हम भी चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट में जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट कैन गिव ऑर्डर्स, वो अपने यूनिट्स को, अपनी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर कर सकती है, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दे हैव द राइट, दे कैन डू, दे कैन ऑर्डर देम कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, तो दे कैन ऑर्डर यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन
फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिसके लिए वो आंसरेबल नहीं होता। अगर वो कुछ काम करेगा तो स्टेट अगर कोई कुछ काम कर रही तो कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि अगर स्टेट इज डूइंग समथिंग देन द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर नहीं देना होगा, ठीक है। बट यूनिटरी में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल होती है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लो कि माई बाप है और माई बाप अपने बच्चों को मार मार के काम करा रहे हैं कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तो यू हैव टू गिव द आंसर। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर द बच्चास ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी काम करती हैं उनको बताना पड़ता है, वो आंसरेबल होनी चाहिए भैया कि हम बताएं अपने माई बाप को कि हमने का किया, हमने का नहीं किया है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है दे आर आंसरेबल, उनको आंसर देना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है अगर वो कुछ भी काम करती हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पूछ ले तो स्टेट गवर्नमेंट हैव टू आंसर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एग्जाम्पल्स, फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स। तो हमारी इंडिया फेडरल गवर्नमेंट है, कनाडा इज अ फेडरल गवर्नमेंट, जर्मनी इज अ फेडरल गवर्नमेंट। ओके, और यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल, फ्रांस, चाइना, जापान, दे आर यूनिटरी गवर्नमेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ फेडरेशंस पढ़ेंगे अब हम। फेडरेशन के टाइप, तो दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर जो साथ में इकट्ठे आते हैं, एंड होल्डिंग टुगेदर जिनको होल्ड किया गया है, ठीक है। ओके, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑन देयर ओन, टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव इक्वल पावर, एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब साथ में इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स अपनी विश के अकॉर्डिंग, अपनी विल की वजह से दे आर कमिंग टुगेदर, वो साथ में आ रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं एक लार्जर यूनिट बनाने के लिए। और उनके पास, हर यूनिट के पास इक्वल पावर्स रहती हैं, हर यूनिट के पास इक्वल पावर्स रहेंगी। और ऐसा हम कहाँ देखने को मिलता है हमें, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में, ठीक है। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कीपिंग व्यू ऑफ इंटरनल डाइवर्सिटी। क्या हो जाता है, बहुत बड़ी कंट्री है, अब कंट्री के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है बेटा, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही लार्ज कंट्री, एक बड़ी कंट्री है, तो वो डिसाइड करती है कि जो पावर्स है वो हम डिफरेंट यूनिट्स में बांट देंगे, हम कंट्री को डिफरेंट स्टेट्स में बांट देंगे, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स में बांट देंगे, ताकि जो डाइवर्सिटी है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, क्यों इंटरनली बहुत डाइवर्सिटी है। अब इंडिया है, इंडिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी, ऊपर पंजाब, बीच में मध्य प्रदेश, वेस्ट में राजस्थान, महाराष्ट्र, ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, असम, मेघालय, बंगालीज भी हैं, फिर साउथ में चले जाओ, तो डाइवर्सिटी है ना। तो इस डाइवर्सिटी, इसकी वजह से क्या करती है, अगर बड़ी कंट्री है तो वो छोटी छोटी यूनिट्स में पावर्स को बांट देती है, ठीक है। और क्या करती है, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। तो बड़ी कंट्री है, बड़ी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी मच पावरफुल, और बाकी वो यूनिट्स में अपनी कंट्री को डिवाइड कर देती है। तो होल्डिंग टुगेदर मतलब सारी यूनिट्स को होल्ड करके रखा है कि वो अलग ना हो जाएं, वो एक दूसरे से दूर ना हो जाएं बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, तो उनको होल्ड करके रखा है, और इसलिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है। तो एग्जाम्पल ऐसा कहाँ देखने को मिलता, हमारी इंडिया में, स्पेन में हमें ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर टाइप एंड होल्डिंग टुगेदर टाइप, इसके बीच का हम डिफरेंस पढ़ेंगे अब, ठीक है। ओके, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, अंडर दिस इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी विश के वजह से, अपनी मर्जी से
साथ में आते हैं और एक बिगर यूनिट बनाते हैं। अंडर दिस, यहाँ पे a large country decides to divide its powers between the constituent units and the national government। यहाँ पे कंट्री डिसाइड करती है कि वो उसको अपनी पावर को डिवाइड करना है, और किसके बीच में, यूनिट्स के बीच में, उसको अपनी पावर को यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देना, यूनिट्स को डिवाइड कर देना है, और एक नेशनल गवर्नमेंट भी बनानी, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो अपनी विश के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, यहाँ पे कंट्री डिसाइड कर रही है, यहाँ पे विश के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। Second point, all constituent states usually have equal powers and the states enjoy certain amount of autonomy। हर स्टेट, यहाँ पे जितने भी स्टेट्स मिलके बन रहे हैं एक, हर स्टेट के पास इक्वल पावर्स है, इक्वल है वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। यहाँ पे देखते हैं, द मेन एम ऑफ द फेडरेशन इज टू पूल देयर सोवरेनिटी एंड मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। यहाँ पे मेन एम क्या है, साथ में आने का यहाँ पे एम है कि वो जो उनकी सेपरेट आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करके रख सकें और अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकें, इकट्ठा होके और सिक्योर हो सकें। और यहाँ पे देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पूलिंग सोवरेनिटी एंड मेंटेनिंग आइडेंटिटी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिलता है कि मतलब कि आइडेंटिटी मेंटेन हो रही है, कुछ नहीं यहाँ पे देखने को मिलता, बट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है चीज। कुछ एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, कमिंग टुगेदर की यूएसए ऑस्ट्रेलिया, यूएस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, यूएसए ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड, और होल्डिंग टुगेदर के हैं इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, ठीक है। तो इतना याद रख लो, अगर कोई ज्यादा एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे हैं तो यूनिटरी का है यूएसए और फेडरल का है इंडिया। इंडिया तो आपको याद रहेगा, इंडिया जो है एक फेडरल गवर्नमेंट कंट्री है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट होती है भैया, ठीक है, ऐसा याद कर लो। ओके, आगे, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। अब इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं भैया, क्यों कहते हैं, देखते हैं। India is a federal country. The Constitution declared India as a union of states. India एक फेडरल कंट्री है, इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स इकट्ठा होके फॉर्म्स इंडिया, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन में टू टायर सिस्टम दिया है गवर्नमेंट का, मतलब दो लेवल की गवर्नमेंट होगी, एक होगी यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और एक होगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो इंडिया है उसमें टू टायर गवर्नमेंट होगी, एक होगी यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक होगी स्टेट गवर्नमेंट। लेटर द थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। पहले दो टायर का सिस्टम था, फिर लेटर ऑन बाद में हमें पता चला कि हमें नीचे तक के गांव तक भी सरकार को पहुंचाना है, गांव तक के लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार क्या है, कैसे काम करती है, क्या हो रहा है। तो फिर थर्ड टायर जोड़ा गया, थर्ड लेवल जोड़ा गया, और थर्ड लेवल क्या है, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज जो है ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। आगे अब हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब हमने क्या देखा था, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, यहां मैं बता दूं आपको, हमने देखा था कि फेडरल कौन होता है, जब जो पावर्स है वो डिवाइडेड होती हैं, पावर्स डिवाइडेड होती हैं लेवल्स में, लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं ना कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे, फिर थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी आया, तो यहाँ पे डिवाइडेड है ना पावर्स, यहाँ पे किसी एक के हाथ में तो नहीं है ना, सारी पावर्स डिवाइडेड है। तो ये क्या है, एक फेडरल बना रहा है, कंट्री को क्या बना रहा है, फेडरल कंट्री बनाना है, फेडरलिज्म यहाँ पे शो हो रहा है। The distribution of powers between the center and the states in the Indian Constitution, ठीक है। पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच में। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने पर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं
वो क्या थ्री फोल्ड उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और वो 3 लेवल्स क्या हैं, 3 फोल्ड क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 3 लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे कैसे क्या हमारे स्टेट और सेंट्रल के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे पावर्स डिवाइडेड है? तो 3 लिस्ट दी गई हैं। एक है यूनियन लिस्ट, यूनियन मतलब होता है बेटा सेंट्रल, इसको आप याद रख लो, यूनियन मतलब होता है सेंट्रल, ठीक है। यूनियन लिस्ट दैट इज सेंट्रल, देन सेकंड कम्स स्टेट लिस्ट एंड थर्ड कम्स कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, आगे यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो इस लिस्ट में आते हैं। जो नेशनली इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरी नेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आते हैं। कौन कौन से? डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस और करेंसीज, ये सब काय में आते हैं? ये सब आते हैं यूनियन लिस्ट में, क्योंकि नेशनली इंपॉर्टेंट है। क्या है? नेशनली इंपॉर्टेंट है। दीज मैटर्स आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट एज इट नीड्स अ यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री। अब ये नेशनली इंपॉर्टेंट है, पूरे नेशन में जरूरी है। अब पूरे नेशन में जरूरी है तो इसलिए सेंट्रल इस लिस्ट में डाला है कि जो भी इनके अकॉर्डिंग इनके लिए डिसीजंस बनाए जाएंगे, जो भी इनके लिए पॉलिसीज बनाई जाएंगी डिफेंस के लिए, बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो पूरे देश में लागू होंगी ना, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो पूरे देश में लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम आएगी। इसलिए इनको यहाँ पे डाला गया है। कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट में डाला गया है, ताकि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन सके, यूनिफॉर्मली एक डिसीजन लिया जा सके इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, और वो डिसीजन यूनिफॉर्मली कंट्री में फैल सके, यूनिफॉर्मली कंट्री में फॉलो किया जा सके। The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list। जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या है? यूनियन गवर्नमेंट इज व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज। वो अकेले ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस, फॉरेन, बैंकिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बना सकती है। अर्लियर जो भी whatever subjects which are mentioned in the union list, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने अकॉर्डिंग अकेले डिसीजंस, लॉज बना सकती है। Earlier there were only 97 subjects। पहले सिर्फ 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे इस लिस्ट में, पर अब 100 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट लिस्ट, इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस, स्टेट के लिए और लोकली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब काय में आते हैं? ये सब आते हैं स्टेट लिस्ट में। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन, और यहाँ पे स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर लॉ बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट अकेले लॉ बना सकती। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन अलोन मेक लॉज फॉर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। अर्लियर देयर वर ओनली 66 सब्जेक्ट्स। पहले 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, पर अभी 61 सब्जेक्ट्स हो गए हैं स्टेट लिस्ट में। आगे कॉन्करेंट लिस्ट, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अब यहाँ हमें ये ऐसा याद कर लो, एक हो गई सेंट्रल की लिस्ट, एक हो गई स्टेट की लिस्ट। सेंट्रल की लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स जो सेंट्रली, जो नेशनली इंपॉर्टेंस है। स्टेट की लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स जो लोकली, जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से आते हैं? सब्जेक्ट्स जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनली इंपॉर्टेंट भी हैं और स्टेट वाइज भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। क्या है यहाँ पे? कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। जो यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट्स आते हैं
कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब काय में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द लिस्ट, और दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट। पर अब एक चीज आ गई, अब भैया स्टेट भी एक लॉ बना रही है और सेंट्रल भी लॉ बना रही है, अगर वो डिफरेंट हो गए लॉज और आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर लॉ कॉन्फ्लिक्ट करेगा किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें दोनों इंपॉर्टेंस हैं, मतलब दोनों को इंपॉर्टेंस दी गई है, स्टेट और सेंट्रल दोनों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उस पे लॉज बनते हैं। ठीक है, दोनों लॉज बना रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है किसमें? कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसको माना जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रल को ज्यादा पावर दी गई है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी गई है कि अगर लॉ कॉन्फ्लिक्ट किया, अगर लॉ जो है कॉन्फ्लिक्ट करता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया और किसने? स्टेट गवर्नमेंट ने भी बनाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बनाया, अब इनके बीच में लड़ाई हो रही है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है वो जीत जाएगा, वो विन करेगा और उसका लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा। अर्लियर देयर वर ओनली 47 सब्जेक्ट्स, पहले इस लिस्ट में सिर्फ 47 सब्जेक्ट्स थे, पर अभी इस लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। आगे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब बचे हुए सब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे, क्या है बचे हुए सब्जेक्ट्स। ठीक है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे सब्जेक्ट्स जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड नहीं है, जो ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो आते हैं, वो सब्जेक्ट्स कहलाते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट कहलाते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, और वो किसके पावर में आते हैं? वो यूनियन गवर्नमेंट के पावर में आते हैं। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स है ना वो यूनियन में है, ना वो यूनियन लिस्ट में है, ना वो स्टेट लिस्ट में है और ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है, अब भैया ऐसे सब्जेक्ट्स को कहाँ डालें? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है जो यूनियन गवर्नमेंट होगी उनको वो सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट को सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, कौन से? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं वो सब्जेक्ट्स पहुंच जाएंगे यूनियन गवर्नमेंट के पास, और ऐसे सब्जेक्ट्स को हम कहते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर फिनिश। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर आपको इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे स्कोर प्लस ऐप से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।